गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के रमेश, केंद्रीय विद्यालय उरी से, और आज हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री क्लास 7th का पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी हजारों सालों में जो चेंज आया है हिस्ट्री में टाइम के साथ, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन में आपके सामने एक मैप बना हुआ है, और ये मैप 12th सेंचुरी में एक अरब हिस्टोरियन थे, उनका नाम था अल इदरिशी। अल इदरिशी ने ये मैप बनाया था। अब आप कहेंगे ये मैप सर किस चीज़ का है? ये मैप इंडिया का है। अब कहेंगे सर ये हमें तो नहीं लग रहा है इंडिया का है। तो आप इसको थोड़ा सा ना स्क्रीन को अगर टोटली घुमा देंगे तो आपको ये जो अभी सबसे ऊपर है एक सर्कल सा, ये श्रीलंका है। एक्चुअली इसको बहुत जूम करके उन्होंने बना दिया था, तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। और आप देखिए जो नीचे का एरिया है वो साउथ इंडिया है। तो ये कहने का मतलब ये इंडिया का मैप है, जिसको कि ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये उस टाइम पे एक लिमिटेड नॉलेज के साथ बनाया गया मैप था। अब आगे पढ़ने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जो मैप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं। जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं, और हर कार्टोग्राफर एक जोग्राफर होता है, क्योंकि जोग्राफी का एक पार्ट है मैप। और जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं। बहुत सारे कार्टोग्राफर हुए हैं जिन्होंने मैप बनाए टाइम के साथ साथ, और टाइम के साथ साथ मैप में बहुत सारे चेंजेस आए। 1000 में मैप जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, मैप जो है वो एक्यूरेट होते गए, मैप के अंदर नॉलेज बढ़ती गई। तो आप ये देखिए, फर्स्ट मैप आपके सामने है, ये 12th सेंचुरी में बनाया गया, और मैं आपको एग्जैक्ट ईयर भी बता देता हूँ। 1154 यानी 1154 एडी में ये मैप बनाया गया। क्योंकि ये 1154 है, तो आप देखिए 1100 से 1200 की तरफ जो भी डेट जाएंगे उनको 12th सेंचुरी बोलेंगे, तो इसीलिए 12th सेंचुरी बोला जाता है। तो इसको कंपेयर करेंगे अब कुछ हजारों साल बाद जो मैप बना उससे। तो देखिए अगला मैप हमारे सामने है। ये जो मैप है इसको बनाया है फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, लेकिन जो पिछला मैप था वो 12th सेंचुरी में बनाया गया था, ये 18th सेंचुरी में बनाया गया है। तो हजारों साल कितने हो सकते हैं आप देखिए, 12 से लेकर फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने, ये हंड्रेड्स हैं। सेंचुरी मतलब 100, इतने 100 ईयर्स के बाद 18th सेंचुरी में ये जो मैप आप देख रहे हैं ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। ये काफ़ी हद तक पहले मैप से एग्जैक्ट एक्यूरेट है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये पोर्शन दिखा रखा है ये इंडिया का है, और नीचे श्रीलंका का है। जबकि इदरिशी ने जो दिखाया था, अल इदरिशी ने, उन्होंने जस्ट इसका उल्टा और श्रीलंका को बहुत बड़ा जूम कर दिया था। श्रीलंका को इंडिया के नॉर्थ में दिखाया था, जो उतना एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि टाइम के साथ हजारों सालों में नॉलेज बढ़ती चली जाती है, तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। और आप अगर देखेंगे आज के मैप, तो वो सैटेलाइट्स के लिए जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी बेस्ट है और अच्छी है। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ चेंजेस जो आते हैं वो मैप में भी आते हैं, टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और हम इन दोनों मैपों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हजारों सालों में क्या चेंज आया है। तो आइए देखते हैं इसका कंपैरिजन, कि कंपेयर करते हैं। देखिए फर्स्ट जो मैप है वो 1154 सीई जो है वो कॉमन इरा, एडी को ही सीई बोलते हैं, ठीक है। तो सीई में बना था। तो फर्स्ट मैप, तो इदरिशी ने जो मैप बनाया था, अरब के जोग्राफर हैं अल इदरिशी, इदरिशी ने जो मैप बनाया था, ठीक है, 1154 में बनाया था। और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था वो 1720 बनाया था। क्योंकि ये 1720 से 1800 की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको 18th सेंचुरी भी बोलते हैं। तो आप दोनों मैप के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जो मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है वो बहुत ही काफ़ी हद तक फैमिलियर है जो आज का मैप हम जानते हैं उससे। और ये जो यूरोपियन सेलर्स और जो ट्रैवलर्स थे, जो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते थे, जहाज़ों में जाके अलग अलग एरिया ढूंढते थे, उसके बेसिस पे बनाया गया था। काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। जहाँ तक कि फर्स्ट मैप की बात करें, फर्स्ट मैप में आप देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के टॉप में दिखाया गया था। बहुत सारे नाम जो हैं वो अरेबिक में ही लिखे गए थे। उसका रीज़न ये था कि ये एक अरब जोग्राफर थे, और उस टाइम पर लिमिटेड नॉलेज के साथ इन्होंने मैप बनाया। बेसिकली कंपेयर करने का रीज़न ये है कि समय के साथ साथ कैसे हजारों सालों में कैसे समय के साथ साथ टाइम के साथ साथ हिस्ट्री चेंज होती आई, ठीक है, मैप्स वगैरह चेंज होते आए, नॉलेज चेंज होती जा रही थी। तो चेंजेस हम ट्रेस कर रहे हैं जो टाइम के साथ हुए। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो हम ये भी देखेंगे कि टाइम के साथ जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर कैसे चेंज आया। अब देखिए जैसे जैसे नई खोजें होती गई, नए जगहों का पता चलता गया, तो टर्मिनोलॉजी में भी लगातार चेंज होता गया। आप उतना दूर मत जाइए, जस्ट अभी इंडिया पे ही फोकस करें। तो आप देखिए कि इंडिया
का ही जो है वो नाम कैसे समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होता गया। अब देखिए पहले इंडिया को, इससे पहले थोड़े कुछ सालों पहले जो है वो, हजारों सालों पहले इंडिया को भारत नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और आज जो नाम एक और हम देखते हैं भारत के साथ जो यूज़ होता है वो इंडिया यूज़ होता है, और एक और नाम जो यूज़ होता है वो हिंदुस्तान यूज़ होता है। तो इन सब के पीछे हिस्ट्री है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए इंडस रिवर है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। तो जो जम्मू कश्मीर में जो नदी बहती है, इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू बोला गया। और जो हिंदुस्तान वर्ड है वो बाबर ने 16वीं सेंचुरी में यूज़ किया था। वो एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है कि जो भी लोग इंडस रिवर के किनारे रहते हैं उनको हिंदू बोला गया, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू, और वो सारे एरिया जो है वो हिंदुस्तान कहलाया। तो ये एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से टाइम के साथ ये चेंज हुआ। अब यूरोप, ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदूस, एक्चुअली इंडस है, वो इंडस रिवर है, उसे हिंदूस एच से, ठीक है। हिंदूस के साथ फिर धीरे धीरे जो है वो जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने इंड्यूस, इंड्यूस, अब हिंदूस का आई से शुरू हो गया, इंड्यूस, इंड्यूस जो है वो। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स भी आए तो उन्होंने क्या किया कि इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ इंडिया। अब इंडिया की जो डिया वर्ड है वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब यह है ना, तो ये इसी तरीके से इंडिया। तो अब वो ये हो गया कि इंडस नदी के किनारे का जो लैंड है दैट इज इंडिया। तो ये नाम भी टाइम के साथ साथ चेंज होते गए। आप ये कह सकते हैं कि न्यू टर्मिनोलॉजीज आते गए। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि नए टर्मिनोलॉजी चेंज होते गए सालों साल, ठीक है। जैसे जैसा टाइम बढ़ता गया नए वर्ड्स आ गए, ठीक है, मैप्स में चेंज आ गया। तो ये सब हमें पता कैसे चलता है? जब तक हम ये चेंजेस तो आगे पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करना है कि हजारों सालों में, 1000 years में क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है उससे पहले पढ़ना कि क्या अब जो ये बात हो रही है कि नॉलेज जो आई, चेंज हुआ टाइम के साथ, जो हिस्ट्री चेंज हुई, वो हमें पता कैसे चला? क्या हमें इसके बारे में नॉलेज कहीं एक जगह से मिल गई? आगे भी हम चेंज पढ़ने वाले हैं। पीछे हम ऑलरेडी 2 चेंजेस, हमने मैप्स को कंपेयर कर चुके हैं, हम टर्मिनोलॉजी को कंपेयर कर चुके हैं कि टाइम के साथ कैसे आइडेंटिटी बदलती गई, टर्मिनोलॉजी बदलते गए। लेकिन हमें पता कैसे चलता है? इसके लिए हमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि हिस्टोरियंस को, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं, हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है कि पास्ट कैसे बदल रहा है, या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी पास्ट में। जहां से कोई चीज का पता चले दैट इज सोर्स। तो हिस्टोरियंस के लिए पास्ट को जानने के सोर्स क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। पास्ट को दोबारा जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स है? तो इसमें देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। यहाँ जो आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर हैं, टेक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। इसमें से हम कुछ को जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ और मैं यहाँ एक्स्ट्रा आपको मैं ऐड करके बताता हूँ कि क्या क्या आपके पास और इन्फॉर्मेशन है। आप देखिए पुराने टाइम पे जो बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, चाहे वो हाथों से लिखी गई हो, चाहे वो प्रिंटेड हो, वो भी हमारे लिए पुराने टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा आप कह सकते सोर्स है, ठीक है, जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इसी तरीके से मोनूमेंट्स हैं, जैसे आप आज के टाइम पे भी देखते हैं कि ताजमहल है, लाल किला है। अब उनको देखकर वहाँ जो लिखी गए हैं उस टाइम पीरियड पे, तो उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। पत्थरों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मेटल्स के ऊपर बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं। तो उन सब चीज़ों को, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करके भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा आयरन पिलर्स के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लिखे गए थे, उनसे हम जान सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर लिखे गए थे, पत्थरों चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं उसको, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए तो हम ज़मीन को खोदते हैं, जब एक्सकेवेशन होते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, पुराने पोर्ट्स, कुछ भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर हम मिले, कोई एविडेंसेस मिले, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, तो वो सभी आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिलते हैं वो सब एविडेंसेस हैं जो हमें कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बताते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ खास तौर पे कुछ एविडेंसेस को डिस्कस कर ले, जिसका इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आप देख सकते हैं, पुराने टाइम पीरियड पे हाथों से लिखी हुई, यहाँ पे हैंड रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंटेड नहीं, हैंड रिटन, ठीक है, हाथों से लिखी गई जो स्क्रिप्ट है उसको
मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ये अक्सर जो है वो पहले ये पत्तों वगैरह पे लिखे जाते थे, ठीक है, पाम लीव्स पे। तो आप ये कह सकते हैं कि हाथों से लिखा हुआ, बाद में इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, आप ये कह सकते हैं कि कंडीशंस चेंज हो गए। बाद में सभी हाथों से लिखी हुई चीज़ों को भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। तो हाथों से लिखी हुई जो एविडेंसेस हैं वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। और हिस्ट्री को जानने के लिए खास तौर पे जो हम 7th क्लास के अंदर मेडिवल हिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेडिवल हम अभी पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बीच का टाइम पीरियड, पास्ट और मॉडर्न टाइम के जो बीच का टाइम पीरियड है, उसको जानने के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत बड़ा एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद आप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस। आप ये देखिए, ये जो सबसे नीचे है अशोकन इंस्क्रिप्शन जहाँ लिखा हुआ है, ये आयरन पिलर के ऊपर जो है वो आयरन के ऊपर खोद के लिखा हुआ चीज़ है। इसी तरीके से आयरन के ऊपर हो, चाहे वो स्टोन्स के ऊपर हो, ठीक है, पत्थरों के ऊपर लिखे गए हैं, इन सभी को इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो हिस्ट्री को जानने के लिए ये दो बहुत बड़े सोर्सेज हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉइन्स हैं, कॉइन से जो सिक्के हैं उसके ऊपर जो रूलर्स के पंच मार्क होते थे, या फिर जो है वो उनके जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, कैसे ट्रेड होता था, ठीक है। ट्रेड मतलब एक किसी देश से सामान लेना और देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। तो उस ज़माने में भी ट्रेड बहुत होता था। तो एविडेंसेस बहुत सारे, मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बुक्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर मिलती हैं वो हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे चैप्टर में। खास तौर पर ये दोनों इंस्क्रिप्शंस और जो दूसरा हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए हम अब चलते हैं कि इन, देखो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो हमें पता चलता है कि ये एविडेंसेस हैं जिनका यूज़ करके हम ये सब बता पा रहे हैं कि देखिए टाइम के साथ 1000 ईयर्स के अंदर, ठीक है, मैप्स में कैसे फ़र्क आया। मैप में फ़र्क आने का मतलब सीधी सीधी बात, इंसान के नॉलेज में कैसा चेंजेस आए, कैसे इंसान ने जाना, कैसे मैप में चेंजेस आए। आप और अच्छे से अगर इसको देखेंगे तो टाइम के साथ कैसे जब नॉलेज बढ़ती गई या फिर लोग नए जुड़े तो उसमें टर्मिनोलॉजीज़ के साथ कैसे चेंजेस आए, और उन चेंजेस को हम किन वजह से जान पाए, किन सोर्सेज के वजह से जान पाए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस 1000 ऑफ ईयर्स में हुआ। देखिए 1000 ऑफ ईयर्स में न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बने। जैसे आपका सामने स्क्रीन के सामने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। आप देखिए राजस्थान के अंदर रूल करने वाले जो राजपूत थे, उनका एक नया ग्रुप टाइम के साथ उभरा। ऐसे ही महाराष्ट्र में मराठास, ठीक है, जो पंजाब रीजन का एरिया है, वो सिख्स, जो सिख हैं वो, प्लस जो है वो जाट्स जो हैं वो, आपका पूरा ये हरियाणा वगैरह का जो पूरा एरिया है, हरियाणा दिल्ली का, ठीक है, जो अहोम है वो असम का जितना एरिया, असम और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इसी तरीके से कायस्तास हैं, ये वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस पूरे एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नए पॉलिटिकल ग्रुप्स जिसके अंदर अपने रूलर्स आए, ठीक है, और अपने एक जगह को इन्होंने आइडेंटिटी दी, ठीक है, एक खास जगह पर एक रूलर के साथ एक ये पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो टाइम के साथ उभरे, नए आए, ठीक है, ये भी चेंज था। इसके बाद सोशल ग्रुप्स, आप देखिए आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि एंशियंट जो इंडिया का पुराने टाइम पे जो इंडिया थी उसकी सोसाइटी को 4 वर्ण सिस्टम में बांटा था, है ना। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स, फिर थे क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते थे, फिर था ये वैश्य जो ट्रेड करते थे, और लास्ट थे शूद्र जो स्लेव होते थे। तो ये 4 आपने पढ़े थे ना। तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के लोग थे जो इन चारों के अंदर फिट नहीं होते थे। मतलब ना तो वो ब्राह्मण्स के कैटेगरी में थे, ना वो क्षत्रिय, ना वैश्य और ना शूद्र। तो उनके लिए एक अलग से जो है वो कैटेगरी बना दिया गया जिसको कि सब कास्ट बोला जाता है, दैट इज़ जातीस। अब जातीस के अंदर टाइम के साथ साथ जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स जातीस में बढ़ने के बाद जाति पंचायत जो है वो अपने एक सोशल ग्रुप के रूप में जो है वो सामने आए। तो कहने का मतलब कि सोशली भी नए नए ग्रुप्स बने और पॉलिटिकली भी नए नए ग्रुप्स बने। तो ये भी एक चेंज था जो टाइम के साथ 1000 ईयर्स में बना होते गए। इसके बाद आप पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। अब नए नए एरियाज जो बने उसके ऊपर कौन राज कर रहे थे, कौन रूल कर रहे थे। यहाँ पे एक वर्ड है पैन रीजनल एम्पायर्स। अब देखिए ये जो वर्ड है ना पैन रीजनल, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि पैन रीजनल किसे बोलते हैं। पैन रीजनल का मतलब है कि वो एम्पायर, पैन रीजनल एम्पायर मतलब वो एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है किंगडम, जहाँ पर कोई रूल कर रहा हो। वो किंगडम्स
जो रीजनल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, पैन मतलब दूर दराज के एरिया तक भी उसका इफेक्ट हो। कहने का मतलब कि वो एरिया या वो किंगडम, ठीक है, जिसका इफेक्ट, जिसका इंपैक्ट अपने देश में ही नहीं बाहर के देशों तक उसका इंपैक्ट हो। अब वो वही डायनेसिटी हो सकती है, प्लस वही एम्पायर्स हो सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग हैं, और इसी वही इफेक्ट करेंगे अपने नेबरिंग किंगडम्स को। जो दूसरे देश हैं आसपास के, उनको इफेक्ट करने का जो हिम्मत है वो किस में हो सकता है? वो उसी एम्पायर में हो सकता है जो बहुत बड़े लेवल पे फैला हो और बहुत स्ट्रांग हो। और समय के साथ साथ ये भी बदलते गए, पहले चोलास थे, फिर खिलजीस आए, ये सब आप पढ़ेंगे। खिलजीस और तुगलक्स, मुगल्स, ये तो आपकी अभी इस बुक में ही है, ठीक है, हिस्ट्री के 7th क्लास में ही है। चोलास जो है वो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे चोलास थे, ये सब पैन रीजनल है, मतलब ये एक ही एरिया तक नहीं, ये इंटरनेशनली भी इनका इम्पैक्ट बहुत बढ़ चुका था, ठीक है। तो चोलास जो है वो साउथ इंडिया की डायनेसिटी है। इसके बाद खिलजीस हैं, दिल्ली सुल्तान में खिलजीस और तुगलक्स आपने पढ़े ही हैं। अब ये इसके बारे में डिटेल में आपने आगे पढ़ना है, ठीक है, इसी बुक में। इसके बाद मुगल्स हैं जो 1526 में इंडिया में आए। उनका भी जो एम्पायर था वो बहुत बड़े एरिया में था। उसका इम्पैक्ट, जो उसका कह सकते हो दबदबा था, वो अपने एरिया में नहीं, उसके अलावा भी इफेक्ट जो है वो बाहर उसके नेबरिंग कंट्री के पास भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए ये भी एक समय के साथ साथ चेंज है कि कैसे डायनेसिटीज़ बदलते गए, जिनका इम्पैक्ट जो है वो बदलता गया। इसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजीज जो है वो एरियाज में तो बदले ही हैं, साथ में किस तरीके से रिलीजन जो धर्म है उसमें भी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज आया है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, आप देख सकते हैं कि एंशंट टाइम पीरियड पे जो क्लास 6 का है उसके अंदर आपने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से बहुत सारे जो रूलर्स थे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। जबकि मेडिवल में आप जो मेडिवल हिस्ट्री जो आपकी ये वाली बुक है, इसके अंदर बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि रूलर्स हैं वो मुस्लिम रूलर हैं। तो कहने का मतलब कि टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हैं उसको हम ट्रेस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हिंद अब हम स्पेसिफिकली अभी रूलर्स को छोड़कर हम देखते हैं धर्म में कैसे चेंजेस आए हैं। हिंदुइज्म का एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदुइज्म के अंदर ही टाइम के साथ साथ जो नए देवी देवता हैं, जो नए लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई, उनकी वर्शिप स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप जगन्नाथ ले सकते हैं। तो आज के टाइम पर जो जगन्नाथ पुरी है ना उड़ीसा में, तो जो जगन्नाथ जो भगवान है लॉर्ड जगन्नाथ, वो उनको कौन उनकी पूजा करते थे? उनकी पूजा करते थे वहाँ के ट्राइबल हैं, लोकल ट्राइबल, ठीक है, वो पूजा करते थे। और बाद में जो है वो हालांकि वो सब लोग उनकी पूजा करने लगे, वर्शिप करने लगे, लेकिन स्टार्टिंग उनकी थी। तो कहने का मतलब कि चेंजेस कैसे आ रहे थे कि जो कास्ट थे, सब कास्ट थे, प्लस जो जातीज थी वो अपनी वर्शिप अलग अलग जो है वो लॉर्ड्स की, गॉड्स की करने लगे, ठीक है। इसके अलावा नए कंस्ट्रक्शंस बने अब टेम्पल्स के उस टाइम पीरियड पे। और वो कौन बनाते थे? किंग्स बनाते थे, ताकि उनकी जो पावर है उसको लोग एक्सेप्ट करें पब्लिक पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हिंदुइज्म जो धर्म है उसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए। मतलब जहाँ ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, मैनिपुलेशंस बहुत बढ़ गए थे। मैनिपुलेशंस मतलब बहुत सारे तोड़ मोड़ के पेश कर देना कोई नॉलेज को, तो बहुत ही भटक जाता है ना कोई चीज़, तो उसमें फिर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट है, आइडिया ऑफ भक्ति, उसने हिंदुइज्म को बिल्कुल सिंपल कर दिया। मतलब उसके अंदर जितने भी फॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करके एकदम प्रैक्टिकल कर दिया। तो ये चेंजेस है धर्म के अंदर ही। हिंदुइज्म का हम पढ़ रहे हैं तो हिंदुइज्म के अंदर वर्ड आता है भक्ति। अब देखिए कभी भी रिफॉर्म्स की बात होती है ना, तो हिंदुइज्म के अंदर जो चेंज आया पॉजिटिव, वो भक्ति है। भक्ति मतलब जस्ट किसी का भक्ति नहीं, भक्ति मतलब प्रैक्टिकली भक्ति करना, ठीक है। और इसी तरीके से इस्लाम की अगर बात करें तो उसके अंदर सूफीज़म एक रिफॉर्म है। सूफीज़म जो है वो इस्लाम के अंदर रिफॉर्म है। और जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो सुधार है दैट इज़ भक्ति। तो ये टाइम के साथ चेंज हुआ, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि ये सब आगे आप पढ़ने जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना वो पूरे बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो रिलीजन में भी टाइम के साथ बहुत सारी चेंजेस आती गई। जैसे हिंदुइज्म में नया कॉन्सेप्ट आया भक्ति, और यही एक टाइम था जब अराइवल ऑफ इस्लाम इंडिया के अंदर भी शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इंटेंस डिवोशन टू गॉड किस तरीके से लोग जो हैं वो भक्ति में थे।
ये आपके जो हैं वो अलग अलग पिक्चर्स हैं जो इस टाइम पीरियड पे रिलीजन के अंदर जो चेंजेस आए उसको शो करता है। अब देखिए इन सभी जितना हमने पढ़ा, ये आप कंक्लूडिंग पार्ट है, जितना हमने पढ़ा उसको अगर कंक्लूड किया जाए तो टाइम के साथ हिस्ट्री में बहुत चेंज आया है और इस चेंजेस के वजह से हमने ट्रेस वी हैव ऑलरेडी ट्रेस्ड चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स में जो चेंजेस आए हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने जहाँ से शुरू किया वो मैप को कंपेयर करके शुरू किया, दो मैपों को कंपेयर किया कि किस तरीके से मैप्स के अंदर चेंज आए, नॉलेज के अंदर चेंज आया है ना। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी को चेंज किया कि टर्मिनोलॉजी को ऑब्जर्व किया कि कैसे टर्मिनोलॉजी टाइम के साथ चेंज होते गए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये सब हमें कैसे पता चला कि ये सब चेंजेस किस वजह से हो रहे, सोर्सेस हमने पढ़े। फिर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर जो चेंजेस आए वो पढ़ा। पैन रीजनल एम्पायर जो उनके अंदर क्या चेंजेस आए टाइम के साथ ये हमने पढ़ा। रीजन एरिया में किसी भी एरिया में इंटरनेशनल इफेक्ट जो था उन सबको हमने नोट किया। इन सबके वजह से जो हिस्ट्री क्लासिफिकेशन वो भी चेंज हो गई। ये जो लास्ट है ना हिस्टोरिकल पीरियड्स, देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है ना उसका कोई ना कोई बेस होता है और हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है उसका जो बेस है वो टाइम है। टाइम जैसा जैसा बदलता जाएगा हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री को जो हम पीरियड में बांटते हैं ना दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड्स, जो अलग अलग पीरियड में बांटते हैं हिस्ट्री को। तो अब देखिए इंडियन हिस्ट्री को जब ब्रिटिशर्स ने और ख़ास तौर पे इसके बाद 8th क्लास में आप इस बारे में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के बारे में। जेम्स मिल नाम के जो हैं वो ब्रिटिश जो है वो हिस्टोरियंस थे। उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। देखिए जो एंशियंट हिस्ट्री आपने क्लास 6 में पढ़ा उसके अंदर जो मैक्सिमम जो रूलर थे, जो किंग थे, वो हिंदू थे। जो मेडिवल हिस्ट्री जो आप अभी पढ़ने वाले हो बीच का टाइम पीरियड, ठीक है, जो इस बुक में पढ़ोगे उसके अंदर जो मैक्सिमम रूलर हैं वो मुस्लिम हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो आप अगले साल पढ़ोगे 8th में, वो उसके अंदर जो मैक्सिमम रूलर्स हैं तो वो ब्रिटिश हैं। तो कहने का मतलब कि हिस्ट्री को अगर आप पीरियडाइज करो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रूलर्स कि कौन किस रूलर ने कब रूल किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रूलर्स और उनके धर्म के बेस पर, तो टाइम को आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हो, हिंदूज, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जबकि अगर आप जो है वो इन जनरल बांटोगे तो हिंदू जो रूलर्स थे उनके टाइम पीरियड को एंशियंट इंडिया कह सकते हो, जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके टाइम पीरियड को आप मिडेवल इंडिया कह सकते हो, मिडेवल मतलब बीच, और जो ब्रिटिश इंडिया था उसको आप जो है वो मॉडर्न इंडिया कह सकते हो। तो ये चैप्टर था जिसको कि बहुत ही कोशिश किया गया कि आपको शॉर्ट में समझाया जाए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स देखो, ये इस चैप्टर को फर्स्ट, इस बुक का रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर है ना ये पूरे बुक में क्या पढ़ोगे वो बताया गया है। तो इस चैप्टर को आपने डिटेल में नहीं, इस चैप्टर बस आपके इंडेक्स है ये, इसको बस पढ़कर आप ये जान सकते हो कि अच्छा हमारे बुक में ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, उसको डिटेल में आगे पढ़ोगे। अभी बस ये एक इंट्रोडक्शन था किस चीज़ का, कि आने वाले चैप्टर्स कैसे होंगे, इसीलिए आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।